रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने हाइड्रेट्स तक पढ़ लिया था। हमारा ये हाइड्रोलिसिस एक लास्ट टॉपिक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोलिसिस। ठीक हो गया। अच्छा बेटे, बेसिकली जो वर्ड हाइड्रोलिसिस है, ये हाइड्रोलिसिस वर्ड बेसिकली क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि जो हाइड्रो वर्ड होता है, हाइड्रो मीन होता है वाटर, और आप लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक हो गया। अच्छा बेटे, एक्चुअली आप इस चैप्टर के अंदर जो है ना, बेसिकली आपने देखा कि हमने मोस्टली जो सोल्यूशन देखे हैं सॉलिड्स को लिक्विड्स के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने सॉलिड सोल्यूट लिया हुआ है, और सॉलिड सोल्यूट में हम यहाँ पे सॉल्ट लेते हैं। ठीक हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके मीनिंग ये बनते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर इज़ ब्रेकिंग बाय अ सॉल्ट। सॉल्ट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक होना, H और OH नेगेटिव आयंस के अंदर ब्रेक होना, बेटे दिस इज कॉल्ड एज द, वी आर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, एंड दिस हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक हो गया। तो बेटे मैं आसान अल्फाजों में ये कह सकता हूँ कि इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर इन सच अ वे दैट H एंड OH बॉन्ड इज ब्रोकन। ठीक हो गया। इट मीन्स दैट मैं कह सकता हूँ interaction of salt with water, right, in such a way that H and OH ions, right, OH ion यानी OH bond is broken. This is called as the, इसको आप कहोगे हाइड्रोलिसिस। आप यूँ भी कह सकते हो, और मैं ये कह सकता हूँ कि रिएक्शन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन, राइट, ऑफ अ सॉल्ट विद वाटर के साथ एनाइन और कैटाइन का रिएक्शन होगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, टू फॉर्म अ एसिडिक बेसिक, या आप कह सकते हो न्यूट्रल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटे वैसे ये टॉपिक भी शॉर्ट ही आपके लिए, सारे का सारा ये शॉर्ट है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटे MCQ क्या है? MCQ ये है कि आपने याद रखना है कि जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है बेटे, ये बेसिकली इज़ आ केमिकल फिनोमिना। ठीक है, ये केमिकल फिनोमिना होता है, राइट। अब कैसे बेटे, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक सॉल्ट लेता हूँ, लेट मी टेक अ सॉल्ट A और B, ये एक सॉलिड सॉल्ट है। हमने इसको वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराया। इस सॉल्ट का जब वाटर में डिज़ोल्व हुआ तो इट मेक अ A पॉजिटिव आइन एंड B नेगेटिव आइन। नाउ दिस इज कैटाइन एंड दिस इज एनाइन, राइट। अब बेटे होगा क्या, आपको पता है ये दो आयन हैं। अगर कैटाइन जो है, कैटाइन वो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है, राइट। अगर वो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर रहा है, दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज़ पार्शियल नेगेटिव, तो आप ये देखें इसकी स्प्लिटिंग के रिजल्ट में क्या बनेगा, ये बन जाएगा AOH, और प्लस मेरे पास क्या रह गया, H आयन सोल्यूशन के अंदर रह गए। इट मीन्स दैट बेटे दिस टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड एज द, हम इस हाइड्रोलिसिस को कहेंगे कैटाइन हाइड्रोलिसिस, यानी कि सॉल्ट के कैटाइन ने बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया, और उसके रिजल्ट में सॉल्यूशन में H आयंस प्रोड्यूस किए। तो बेटे आप सारे बच्चे जानते हैं, अगर सॉल्यूशन में H आयंस आएंगे, ज़्यादा आएंगे, तो बेटे सॉल्यूशन जो है वो क्या हो रहेगा, सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर आपके पास B नेगेटिव जो एनाइन है, अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा, राइट बेटे, अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर रहा है तो इट विल रिएक्ट टू मेक BOH, राइट, ये BOH बनाएगा। और साथ ही के यहाँ सॉल्यूशन में, सॉरी BOH कह रहा हूँ, ये बनेगा BH बनना था। ठीक है बेटे, ये मिस्टेक है, BH बन गया, और सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन आ गए। बेटे अगर सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन आ रहे हैं
तो बेटे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि सॉल्ट का केटाइन अगर वाटर की स्प्लिटिंग कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि सोल्यूशन में एसिडिक आयन जनरेट हो रहे हैं। अगर नेगेटिव आयन सॉल्ट का वाटर को स्प्लिट कर रहा है तो बेटे इसका मतलब है सोल्यूशन में OH आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जिस सोल्यूशन में OH आयन प्रोड्यूस होंगे वो बेसिक सोल्यूशन होगा। और बेटे सम टाइम ऐसा होगा कि कुछ ऐसे केटाइन और एनाइन होंगे जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कोई इंट्रैक्शन यानी स्प्लिट नहीं होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट नहीं करेंगे। सच सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द, हम उसे कहेंगे न्यूट्रल सोल्यूशन। राइट बेटे, ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब बेटे अब हम समझते हैं कि कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जो वाटर को एसिडिक करते हैं, कौन से ऐसे सॉल्ट हैं जो वाटर को बेसिक करते हैं। आइए हम टाइप्स बना लेते हैं। बेटे नाउ द फर्स्ट वन टाइप इज़ कि मैं आप ले लेता हूँ, फर्स्ट ले लेता हूँ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेटे वो कौन से सॉल्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं। बेटे उसकी एग्जांपल वी हैव NaCl, हमारे पास आ जाएगा, इसी के साथ ही आपके पास आ जाएगा K2SO4, राइट, K2SO4 एंड पोटाशियम नाइट्रेट। ये मैंने आपके सामने कुछ सॉल्ट लिए। दीज आर द सॉल्ट दैट इज़ मेड फ्रॉम, किससे बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। बेटे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl कैसे बनता है, तो बेटे आप जानते हैं NaOH प्लस HCl रिएक्ट टू मेक, आपके पास NaCl बनेगा और H2O बनेगा। आप सारे बच्चे जानते हैं सोडियम कम्स, इट कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, वाइल Cl कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटे आप ये भी जानते हैं कि जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर द एसिड या बेस आप कह लो, जितना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस, वीकर द कॉन्जुगेट बेस। ये बात भी आपको पता है, राइट, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी थी आपने। बेटे ये भी आपको पता है कि अगर स्ट्रॉन्गर द बेस होगा, स्ट्रॉन्गर द बेस होगी, राइट, तो बेटे उसका जो एसिड होगा वो वीकर द कॉन्जुगेट एसिड। राइट बेटे, ये आपको ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन का आइडिया है। अब बेटे अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास सॉल्ट सोडियम है, ये सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज, केटाइन और एनाइन। बेटे आप जानते हैं जो सोडियम है इट कम्स फ्रॉम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो बेटे इस स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोडियम है वो एक वीक कॉन्जुगेट एसिड है, तो सोडियम पॉजिटिव इज़ अ वीक कॉन्जुगेट एसिड। बेटे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि जो Cl नेगेटिव है वो इसकी आप कह रहे हैं कि वी कॉन्जुगेट बेस है। यानी मैं अगर इसको लिखूँ ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ NaOH है, इसको स्प्लिट करो तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा ना, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ये वीकर कॉन्जुगेट एसिड हो गया। इसी तरीके से HCl का मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये वीकर कॉन्जुगेट हमारे पास बेस होगी। बेटे याद रखिएगा, अगर सॉल्यूशन के अंदर वीकर कॉन्जुगेट बेस हो देन नो रिएक्शन विद वाटर, उनका वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। बेटे इट मीन्स दैट मुझे ये आइडिया हो गया कि मुझे ये बात याद हो गई, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा तो बेटे इसके रिजल्ट में हमेशा वीक कॉन्जुगेट एसिड और वीक कॉन्जुगेट बेस जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं, जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, राइट, ना वाटर को एसिडिक करते हैं ना वाटर को बेसिक करते हैं। बेटे इनके सोल्यूशन को क्या कहा जाएगा, वी आर कॉल्ड अ न्यूट्रल सोल्यूशन, राइट, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल सोल्यूशन। अच्छा अब बेटे कौन सी चीज़ें हैं जो वाटर को एसिडिक और बेसिक करेंगे, तो हम नोट बना के एक बात याद कर लेते हैं। याद रखना है, अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड हो या स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो, बल्कि मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ तो आपको आसानी हो जाए। बेटे अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है तो बेटे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड क्या करेगा, वो सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा। अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस सॉल्यूशन के अंदर है तो वो सॉल्यूशन को क्या कर देगा, वो बेसिक कर देगा। राइट बेटे, ये दिस इज अ की पॉइंट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।
राइट। अब बेटे हम अगले सॉल्ट की बात करते हैं और अगला सॉल्ट मैं ले लेता हूँ, सेकंड केस ले लेता हूँ, एंड दैट इज़ अबाउट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड ले लिया, एंड क्या ले लेता हूँ इसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ। राइट बेटे, हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। आइए बेटे, मैं आपके सामने जो सॉल्ट लेने लगा हूँ, मैं लेने लगा हूँ CH3COONA। बेटे आपको पता है हाउ दिस सॉल्ट इज फॉर्म? योर आंसर इज सर, एसिटिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन करेगा इट विल रिएक्ट टू मेक सॉल्ट, और साथ इसके क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। राइट बेटे, आप सारे बच्चे जानते हैं दिस इज अ वीक एसिड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेटे जो वीक एसिड होगा ये इसकी नेगेटिव चार्ज है, मैं ऐसे कहूँगा वीक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस होगी ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। जबकि बेटे जो सोडियम है वो क्या है, सोडियम पॉजिटिव है, मैं कहूँगा इट इज़ अ वीक कॉन्जुगेट एसिड। राइट, यानी कि इससे मैंने ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाई और इससे मैंने ये बना लिया। राइट बेटे, ये बात भी आपको अंडरस्टैंड हो गई। अब होगा क्या बेटे, होगा ये, आप देखें कि सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट मौजूद है CH3O नेगेटिव। बेटे मेरे पास वाटर मौजूद है, आप सारे बच्चे जानते हैं ये क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज इसके साथ रिएक्ट करेगी और ये रिएक्ट करके एसिड बना देगा, यानी H आयन ख़त्म हो गए सोल्यूशन से। बेटे सोल्यूशन में किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई OH नेगेटिव की। बेटे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन की pH बढ़ जाएगी। बेटे जितनी सोल्यूशन की pH ज़्यादा होती है, आप याद रखें वो सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द बेसिक सोल्यूशन। और बेटे जो सोडियम आयन होगा, जो वीक होगा, बेटे जो वीक होते हैं, वीक कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस, ये क्या करते हैं, कांट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, ये वाटर को हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। राइट बेटे, ये भी आपको बात अंडरस्टैंड हो गई। अब बेटे हम थर्ड केस बना लेते हैं, और बेटे थर्ड केस क्या होगा, दैट इज़ अबाउट सॉल्ट ऑफ, क्या लेना है अब हमने, इसका रिवर्स करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड मैं ले लेता हूँ वीक बेस। बेटे आपको सारा कॉन्सेप्ट अब पता चल चुका है, बस आपको सॉल्ट का आइडिया होना ज़रूरी है। नाउ बेटे व्हाट आर द सॉल्ट्स, लाइक आई हैव अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, वी हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज़ द सॉल्ट। सिमिलरली वी हैव, हमारे पास आ जाएगा, एंड कॉपर सल्फेट। सो स्टूडेंट दीज आर द सॉल्ट्स। हम किसी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ बेटे क्वेश्चन इज के हाउ अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। एज यू सी कि अमोनियम बेसिकली कम्स फ्रॉम द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, प्लस बेटे यहाँ पे आ जाएगा HCl, और एज यू नो कि ये वाटर भी बनेगा। बेटे आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। बेटे अमोनियम आइन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, वाइल बेटे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे क्या बना, इससे जो बन रहा है दैट इज़ वीक कॉन्जुगेट बेस बन रही है। बेटे अभी मैंने आपको बताया कि वीक कॉन्जुगेट बेस जो होगी वो सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो बेटे जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, व्हेन इट इंटरेक्ट विद द वाटर, तो आप सब बच्चे जानते हैं इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और प्लस सॉल्यूशन में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, H आयन। बेटे आपने पढ़ा था जितना H आयन ज़्यादा होता है बेटे उतनी pH उसकी क्या होती है, कम होती है, और सॉल्यूशन क्या हो जाता है बेटे, सॉल्यूशन टर्न एसिडिक। राइट बेटे, ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया बेटे, एक लास्ट केस रह गया इसका, एंड दैट लास्ट केस वुड बी कि सॉल्ट ऑफ, आपने वीक एसिड लेना है, एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। राइट बेटे, इसकी एग्जांपल ले लें आप। इसकी एग्जांपल कॉमनली CH3COONH4। राइट बेटे हाउ दिस सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड, अगर मैं इस सॉल्ट को बनाना चाहूँ, आप कहेंगे सर
आप ले लें CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस NH4 और OH। बेटे आप सारे बच्चे जानते हैं NH4 इज़ अ वीक बेस वाइल दिस इज़ अ वीक एसिड। बेटे NH4 ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा बिकॉज इसकी जो बेस है दैट इज़ वीक, जबकि बेटे ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। क्यों? बिकॉज इसका जो एसिड है दैट इज़ वीकर। अब बेटे ये दोनों आयंस क्या करेंगे, अब ये सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। देखो CH3CO नेगेटिव और H और ये OH आयन है। बेटे इसको स्प्लिट करेंगे तो ये सॉल्यूशन के अंदर बना देगा पार्शियल नेगेटिव, दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव, CH3H आ जाएगा। और बेटे आपको पता है कि सॉल्यूशन में कौन मौजूद हैं, सॉल्यूशन में अमोनियम आयन भी मौजूद हैं। बेटे अमोनियम आयन इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, NH4OH बना लेंगे। बेटे देर इज़ नो H आयन्स एंड OH आयन्स इन द सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट अगर किसी भी सॉल्यूशन में ना H आयन्स हो ना OH आयन्स हो, दैट सॉल्यूशन वुड बी कॉल्ड एज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट बेटे आपको ये आइडिया हो गया कि जो हमारे क्या नाम है एसिड होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं बेटे इनके रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक हो गया। अब बेटे अगर मैं न्यूट्रल एसिड और बेसिक का एक छोटा सा MCQ यहाँ लिखने लगा हूँ, बस आपने वो बात अब याद रखनी है। बेटे आपको पता है आपने pKa पढ़ा था, एसिड के लिए यूज़ करते हैं। अगर बेटे pKa और pKb इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो बेटे आपको पता है दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। और बेटे आपने देखा कि हमने जब भी वीक एसिड एंड वीक बेस लिया या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लो तो बेटे सॉल्यूशन बिकम न्यूट्रल। सिमिलरली बेटे अगर pKa ज़्यादा हो pKb कम है, इसका मतलब है सॉल्यूशन में H आयन ज़्यादा है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द दैट सॉल्यूशन जिसमें H आयन pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी ना। अच्छा बेटे ये ज़रा सुन लें, ये मैं आपको चैप्टर 8 से दोबारा लेट करने लगा हूँ। अगर बेटे आपको याद होगा हमने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पढ़ा था कि वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Ka बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa। तो बेटे pK जितना ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, उस सॉल्यूशन में क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नाउ द सॉल्यूशन इज़ बेसिक। वेयर एज बेटे अगर pKa लेस देन pKb होगा, नाउ दैट सॉल्यूशन वुड बी कॉल्ड एज द एसिडिक सॉल्यूशन। सो बेटे दिस इज ऑल अबाउट जो हमने डिस्कस किया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और इस तरीके से बेटे हमारा ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बेटे पूरे टॉपिक की ओनली द समरी इज़ कि बेटे याद रखने हैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस जो होंगे वही क्या करेंगे, वाटर के साथ स्प्लिट करेंगे वाटर को और सॉल्यूशन को एसिडिक और बेसिक करेंगे। नाउ बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट जो आपने हाइड्रोलिसिस के हवाले से डिस्कस किया। बेटे इसमें मैं एक और MCQ आपको ऐड कर देता हूँ कि याद रखिएगा, ये भी पास पेपर में MCQ आया हुआ है कि जो हाइड्रोलिसिस होती है इसका रिवर्स क्या आता है। मैं लिख देता हूँ रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, reverse of hydrolysis is called hydrolysis is neutralization। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इज द रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, लो बेटे दिस इज अबाउट MCQ। नो बेटे अब हमारे ये सारे के सारे सॉल्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक थे ना जिसमें हमने सॉल्ट यूज़ करना था, सॉलिड सॉल्ट इन वाटर, अब उसमें एक लास्ट जो टॉपिक है ना वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ एंड दैट इज़ अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व डिस्कस करने लगा हूँ। और इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटे टॉपिक इज़ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व, राइट। सॉल्युबिलिटी के कर्व कुछ आएंगे। ओके आइए बेटे अब इसको डिस्कस करते हैं। now बेटे एक्चुअली व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की किसके अंदर, ये सॉलिड सॉल्यूट की बात हो रही है। मैं इसको लिख देता हूँ कि बेटे कंसंट्रेशन ऑफ
सॉलिड सोल्यूट, क्योंकि हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट, ठीक है, किस में होनी चाहिए, इन द सोल्यूशन, लेकिन बेटे कब, when it is in equilibrium with the solid substance, when it is in equilibrium, right, जब वो equilibrium में हो, when it is in equilibrium with solid solute, right, at a particular temperature, at particular temperature, बेटे दिस इज कॉल्ड एज द, वी आर कॉल्ड सॉलिबिलिटी। अब बेटे जो सॉलिबिलिटी होती है, आपने देखा कि सॉलिड सोल्यूट जो है वो पहले उसकी वाटर के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है और फिर वो कितना सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास ये सोल्यूट जो है ना, ये सोल्यूट वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ डाइसोल्यूशन। बेटे जिस रेट से सोल्यूशन में इसकी डाइसोल्यूशन हो रही होगी, उसी रेट से सोल्यूशन से ये सॉलिड की फॉर्म में आउट हो रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज द, हम उसको कहते हैं सॉलिबिलिटी, राइट बेटे। इसी तरीके से बेटे आपने अगर सॉलिबिलिटी बतानी हो किसी भी चीज़ की, तो आप सॉलिबिलिटी कैसे बताओगे, बेटे सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखें, बल्कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया बेटे। इस फॉर्मूला से आप जो है ना सॉल्बिलिटी बता सकते हो। जैसे बेटे मैं आपसे कहता हूँ कि बेटे मेरे पास 0.5 ग्राम है, मैंने 10 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, बताओ उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी। यानी मैं आपसे कहता हूँ 0.5 ग्राम आपने सोल्यूट को डिज़ोल्व किया, किसके अंदर डिज़ोल्व किया इन 10 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इट्स इट्स सॉल्युबिलिटी। आप कहेंगे सर इसकी सॉल्युबिलिटी निकल कर आ जाएगी अबाउट, कितना आ जाएगा बेटे, अराउंड 5 ग्राम, ठीक हो गया। दिस इज़ आंसर फॉर्मूले पुट करके। बेटे आप सॉल्युबिलिटी को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हो, कैसे कि एक तो हम सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वेज, सॉल्युबिलिटी आप इसको 2 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटे। एक ही होता है कि आपने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ, ये बेटे आपके पास सोल्यूट होता है और नीचे होता है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर आपने देखना होता है, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। इसी तरीके से बेटे जो सॉल्युबिलिटी का दूसरा जो यूनिट होता है वो हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मॉल्स पर लीटर, ठीक है, 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मॉल्स डिजॉल्व हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ, बेटे इसको भी हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बेटे ये पीछे डाइसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की बात हुई, बेटे ऐसा सोल्यूशन जिसमें डाइसोल्यूशन भी हो और क्रिस्टलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाए, सच सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें क्या होता है बेटे एक्सेस अमाउंट क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाती है। बेटे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो बेटे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, तो बेटे उसका एक फैक्टर आपने पढ़ा था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेटे मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपने वो लाइक डिज़ोल्व लाइक एक प्रिंसिपल पढ़ा था, सिंपली ये उस प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक डिज़ोल्व लाइक। बेटे सेकंड फैक्टर है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेटे आज के मेरे टॉपिक की डिस्कशन सारी टेम्परेचर से रिलेटेड होगी। और बेटे थर्ड जो फैक्टर होता है दैट इज़ अबाउट प्रेशर। बेटे ये प्रेशर किसके लिए बात हो रही है, फॉर गैसेस इन लिक्विड्स। तो बेटे लिक्विड्स में जितनी गैस का प्रेशर, जितने प्रेशर से गैस को लिक्विड के अंदर डाला जाएगा तो उतनी ज़्यादा गैस की होगी वाटर के अंदर सॉल्युबल होगी, ठीक हो गया। बेटे हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस में, टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक हो गया। आइए जी, ऑन
सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब बेटे आपको थोड़ी सी पहले एक दो बातें बता देता हूँ। जैसे बेटे NaCl की अगर बात कीजिए ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो वाटर के अंदर आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे 35 ग्राम है। NaCl एट 0 डिग्री सेल्सियस इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कितनी है? 35 ग्राम पर 100 kg है। यस। और इसी तरीके से बेटे अगर मैं बात करता हूँ ना कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट की 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज़ 14.3 ग्राम पर 100 kg। लेकिन बेटे अगर कॉपर सल्फेट को आप किस पे देखो, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे देखो, तो बेटे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली को 75 ग्राम पर 100 kg पर 100 ग्राम है। इट मीन्स दैट बेटे जो सोडियम क्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी 0 पे भी इतनी है, 100 पे भी यही है। इट मीन्स दैट कि ये जो NaCl है ये इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक हो गया? NaCl का जो सॉल्ट है इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन बेटे कॉपर सल्फेट का आपको प्रॉपर एक इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब बेटे ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं वो वाटर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से डिज़ोल्व हो रहे हैं, कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो वाटर के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहे हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। बेटे आपको याद होगा हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी, किसके अंदर डिस्कस की थी? चैप्टर नंबर 8 में ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक। मैं पहले आपको कुछ थोड़ी सी बातें यहाँ लिखवाता हूँ, फिर मैं ली शैटलियर की तरफ जाता हूँ। बेटे याद रख लें, एक नोट बना के याद रख लें। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंथॉल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H लेटेस्ट एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक हो गया? ये सम होता है, ये डेल्टा हटा देता हूँ इसके साथ से, ये सम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। बेटे याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव। बेटे वो सॉल्ट जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी उनके लिए क्या कंडीशन है, और जिनकी टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी पे इफ़ेक्ट होता है, कम होती है ज़्यादा होती है, उसके बारे से बताने लगा हूँ। बेटे याद रखना है, अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो, तो बेटे याद रखना है वो जो सॉल्ट होंगे उनको उनको सेपरेट करने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉल्ट लिया है, मैंने बाहर से सॉल्ट ऐड कर दिया, तो बेटे ये जो सॉल्ट मेरे पास है AB कोई भी सॉल्ट है, बेटे इसको ब्रेक करने के लिए आपको 40 जॉल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। जबकि बेटे यहाँ जो हाइड्रेशन एनर्जी है आप वो कह लें कि वो 10 जॉल की एनर्जी जो है ना वो हाइड्रेशन एनर्जी है। तो बेटे आपको पता है कि 30 जॉल की एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स कि ब्रेक करने के लिए, आइंस में सेपरेट करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। अगर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटे याद रखना, सच सॉल्ट शोज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। वो कौन सा प्रोसेस शो करेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करेंगे। और बेटे इनमें क्या होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या करती जाएगी, वो इंक्रीज़ करती जाएगी। और बेटे केस नंबर 2, ऐसे सॉल्ट्स के जिनमें क्या हो, लेटेस्ट एनर्जी वो कम हो और बेटे हाइड्रेशन एनर्जी वो ज़्यादा हो, तो बेटे इसका मतलब है इसी केस का रिवर्स करेंगे, सच सॉल्ट विल शोज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और बेटे वो सॉल्ट जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करेंगे इनका टेम्परेचर के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बेटे। अच्छा, इसी बात को बेटे आपको मैंने याद है ली चैटलर प्रिंसिपल में भी आपको चैप्टर नंबर 8 में ये बात सिखाई थी, शायद वाली बात है कि आपको ये याद हो। ठीक है, उसमें बेटे मैंने आपको एक बात सिखाई थी, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। जैसे बेटे KI को जब वाटर में डाला जाता है तो K पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस आयोडाइड नेगेटिव आयन एक्वस बनते हैं। बेटे इसकी जो डेल्टा H होती है ना दैट इज़ प्लस 21.4 किलो जॉल लगा लें पर मॉल लगा लें। ठीक है
बेटे मैंने आपको एक बात बताई थी, एक हमारी बुक में लाइन लिखी होती है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर वो फेवर करता है, फेवर्स द एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटे मैंने एंडोथर्मिक प्रोसेस की भी आपको एक टेक्निक सिखाई थी कि जब भी वो एंडोथर्मिक लिखेगा तो बेटे एंडोथर्मिक में हमेशा हीट किसके साथ, किसको सपोर्ट करती है, रिएक्टेंट्स को। तो बेटे ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट के ऊपर जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बेटे टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि आपकी हीट सपोर्ट करे रिएक्टेंट को। नाउ ये रिएक्टेंट ज़्यादा किस में जाना शुरू कर देगा, प्रोडक्ट के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स कि ये हमें बात क्लियर होगी, हमने ली चाइल्डर प्रिंसिपल में ये बात पढ़ी थी। इसी तरीके से बेटे अगर मैं आपसे कहता हूँ आई हैव सोडियम कार्बोनेट और मैं इसको डिसोसिएट करूँ वाटर के अंदर तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव एक्वस, राइट। और ये बेटे आ जाएगा कार्बोनेट 2 माइनस एक्वस। इसके लिए इंथॉल्पी ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन होगी -25 किलो जाउल। बेटे इसके लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो बेटे आपने पढ़ा था, एक लाइन हमारी बुक में लिखी होती थी कि जो डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है बेटे, डिक्रीज इन टेम्परेचर वो किसको फेवर कर रहा होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। बेटे मैंने आपसे कहा था कि जब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ जाएगा बेटे, एक्सोथर्मिक के प्रोसेस में हीट हमेशा किसको सपोर्ट करती है, हीट विल सपोर्ट द प्रोडक्ट। तो बेटे मैं जैसे ही कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये रिएक्शन फॉर बैकवर्ड बैकवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा। बेटे मैं चाहता हूँ इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़े तो मैं जितना टेम्परेचर कम करूँगा, जितना टेम्परेचर कम करूँगा ये रिएक्शन उतना कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटे ये ली चाइल्डर के मुताबिक भी हमने इस बात को देख लिया। अब बेटे मैं जिस सॉल्ट का आपको कहूँगा ना कि बेटे ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है तो आपको दोनों बातों से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इसका मतलब है जहाँ लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी वो प्रोसेस करेंगे एंडोथर्मिक शो और जिनमें हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो एक्सोथर्मिक। बेटे सॉल्युबिलिटी जो कर्व है ना, ये आपको अगर आप देखें ना बुक को तो आपको 2-3 तरह के नज़र आ रहे होंगे। बेटे एक आपको फॉलिंग कर्व नज़र आ रहा होगा, फॉलिंग कर्व नज़र आ रहे हैं। बेटे एक आपको राइजिंग कर्व नज़र आ रहा होगा, राइजिंग कर्व नज़र आ रहे हैं। और बेटे आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा होगा। 3 तरह की आपको यहाँ पे लाइन नज़र आ रही होंगी। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल आपके पास उसने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को लिया हुआ है और बेटे यहाँ पर उसने टेम्परेचर लिया है, यूँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, यूँ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। बेटे आप देखें एक लाइन आपको बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नज़र आ रही है, NaCl है। बेटे NaCl का इसका मतलब है इसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, चाहे टेम्परेचर कम करो चाहे ज़्यादा करो। बेटे अगर आपसे लॉजिक पूछी जाए तो आप कहेंगे सर हाइड्रेशन एनर्जी मैग्नीट्यूड में लेटेस्ट एनर्जी के इक्वल हो गई है। अगर बेटे आपको सोडियम नाइट्रेट यूँ नज़र आ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाते जाओ इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। फिर बेटे आपको कुछ ऐसे एक्सपोनेंशियल कर्व नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल कर्व। बेटे इस एक्सपोनेंशियल कर्व की अगर बात की जाए तो आपको एक्सपोनेंशियल कर्व का भी पता होना चाहिए कि ये बेसिकली पोटाशियम नाइट्रेट है जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा उसके बाद बेटे कुछ कर्व ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो मैं अगर इसकी लॉजिक पूछूं तो आप एक ही लॉजिक दोगे कि सर जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो रही है, इसका मतलब है इन सॉल्ट्स के अंदर कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी। आप कहेंगे सर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और लेटेस्ट एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए कौन सा प्रोसेस शो कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे ये तो हो गया, दीज कर्व्स आर कॉल्ड एज द कॉन्टीन्यूअस कर्व, ये हमारे कॉन्टीन्यूअस कर्व हैं। जबकि बेटे कुछ हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूअस कर्व भी होते हैं। डिसकॉन्टीन्यूअस कर्व कौन से होते हैं, जिनमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन नज़र आता है। यानी देखें मैं आपको लिख देता हूँ कि ऐसे कर्व विच शोज दोज कर्व, जो क्या कर रहे हैं, दोज कर्व दैट शोज sudden changes of solubilities with change in टेम्परेचर चेंज करने से, राइट, उनकी सॉल्युबिलिटी में सडन चेंज नज़र आ रहा होगा।
बेटे डिसकॉन्टीन्यूस कर्व कौन से सॉल्ट शो करते हैं? ये सारे के सारे वो सॉल्ट जो क्या होते हैं, हाइड्रेट्स होते हैं, यानी हाइड्रेटेड होते हैं, जिनके साथ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है। लाइक आई हैव Na2SO4 और इसके साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होते हैं। ठीक हो गया बेटे? बेटे ऐसे सॉल्ट जिनमें ये हाइड्रेट्स होते हैं बेटे, इनको पॉलीमॉर्फ भी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ। आपने एक पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, ठीक है, ये वही पॉलीमॉर्फ है। अच्छा, अब बेटे अगर मैं इसका कर्व आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, आप देखें यहाँ पे अगेन सॉलिबिलिटी ले लें आप, और बेटे यहाँ पर हम टेम्परेचर ले लेते हैं। टेम्परेचर यूँ बढ़ रहा है, सॉलिबिलिटी यूँ बढ़ रही है। बेटे आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी कम, फिर ज़्यादा, ऊपर जाके बेटे सडन डिक्रीज कर गई, फिर सडन डिक्रीज कर रही है। तो बेटे ये जो पॉइंट होता है जो टॉप पे चला गया है बेटे, ये वो टेम्परेचर होगा इन सॉल्ट्स के लिए जिसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते थे। आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा होगा, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। बेटे आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में बात याद है ना, कि बेटे ट्रांजिशन टेम्परेचर वो होता था जिसमें, जैसे मैं इसको पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, इट इज़ 4H2O। बेटे वो होता था जिसमें हमारे जो सॉल्ट्स होते थे वो अपना सॉलिड फेस चेंज करते थे। यानी सॉलिड फेस से मुराद ये है कि उनका एक नया स्ट्रक्चर आ जाता था। जैसे बेटे आपको चैप्टर नंबर 4 में आपको अगर एक सॉल्ट मैं दिखाऊं या सॉल्ट आपको याद करवाऊं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जहन में फ़ौरन से वो बात आ जानी चाहिए, चैप्टर नंबर 4 वाली। आपको याद है आपने अपनी बुक में सोडियम सल्फेट देखा था कि जो एक हाइड्रेटेड फॉर्म है और एक एनहाइड्रस फॉर्म है, उसके एक टेम्परेचर दिया हुआ था 32.3 डिग्री सेल्सियस। याद है आपको? ठीक है, तो बेटे ये ट्रांजिशन टेम्परेचर जब आता है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद आने पे बेसिकली क्या और होता है, इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इट गेट चेंज। बेटे उसके चेंज होने से सडन सॉलिबिलिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो मैं कहता हूँ ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड फेज इज चेंज। ठीक हो गया? जिस वजह से बेटे आपको सडन चेंज नज़र आता है, सडन चेंज इन द सॉलिबिलिटीज़। ठीक हो गया? ये बेटे एक छोटी सी बात आपने जहन में रखनी है। इसी तरीके से बेटे हमारी बुक में Na2SO4 का ग्राफ बना होगा, वो भी आपने याद करना है। तो बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट, आपने सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी कर्व से रिलेटेड बात को पढ़ा। बट एक छोटा सा टॉपिक एंड पे होगा, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी कर्व इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, राइट? ये आपने माइंड में रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है। आइए बेटे नेक्स्ट पार्ट इज, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन एक आता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, राइट? बेटे एक तो आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा होगा ना, वहाँ पे सेपरेशन करते थे लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट। बेटे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने ये करना है कि सेपरेशन करनी है, क्रिस्टलाइजेशन से मुराद है सॉलिड की, सेपरेशन करनी है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स की, सॉलिड की फ्रॉम देयर आपने सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस। और किस बेस पे होगी, ड्यू टू देयर डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटीज़। इनकी सॉलिबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक हो गया? तो बेटे दिस इज़ कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। बेटे मिसाल के तौर पे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कोई भी एक सॉल्ट लिया, लाइक आई हैव, भाई मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास है KCl है, ठीक हो गया, और इसके साथ इम्प्योरिटी लगी हुई है प्लस KBr। बेटे ये एक इम्प्योरिटी है, राइट? दिस इज़ एन इम्प्योरिटी। मैं ये चाहता हूँ कि KCl से ये इम्प्योरिटी अलहदा हो जाए। तो मैं क्या करूँगा बेटे, इसको क्या करूँगा, एक बीकर में डाल दूँगा, राइट? मैंने बीकर में डाल दिया। जब मैंने इसको बीकर में डाला बेटे, इस बीकर के अंदर है हॉट सॉल्वेंट, राइट? ये हॉट सॉल्वेंट है। अब क्या होगा बेटे, ये जो KCl है और ये KBr है। अब KCl क्या होगा बेटे, ये वाटर के अंदर क्या होगा, मेरा ये है कि मैंने KBr को अलहदा करना है। तो KCl क्या होगा बेटे, ये मेरा डिज़ायर सोल्यूट है, ठीक है, और ये मेरा अनडिज़ायर सोल्यूट है, इट इज़ इम्प्योरिटी, राइट? मैं इसकी इम्प्योरिटी से जान छुड़ाना चाहता हूँ। मैं इस सॉलिड को
वाटर हॉट वाटर के अंदर डिज़ोल्व करूँगा। अब जैसे मैं हॉट वाटर के अंदर डिज़ोल्व करूँगा ना तो होगा क्या, अब बेटे होगा ये कि जो KCl है ना इसकी हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट, और टेम्परेचर के कम करने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्या होगा, KCl और जो KBr है दोनों वाटर के अंदर डिज़ोल्व है, लेकिन होगा ये कि KCl की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर की ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा सॉल्युबल है, लेकिन जैसे मैं इस मिक्सचर को कूल करूँगा तो बेटे कूल करने से क्या होगा, KCl की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी ये क्रिस्टल्स की सूरत में क्या करेगा, आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, राइट बेटे। नाउ बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट, आपने सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के हवाले से देखा बेटे। अब मैंने आपके चैप्टर नंबर 9 का वो पार्ट कवर कर दिया जो सारे का सारा सॉल्यूशन से रिलेटेड था, सॉल्यूशन बेस्ड था, कि जिसमें हमने सॉल्यूशन से रिलेटेड बातें पढ़नी थी बेटे। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय करके पढ़ना है और इसको अच्छे से देखना है, ठीक है बेटे।